गुड मॉर्निंग रेडियन क्लास 11 स्टूडेंट। आई होप कि लास्ट चैप्टर जो आपका था दैट वाज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड यू ऑलरेडी मेमोराइज द टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। सम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दैट विल आस्क टू यू दिस व्हाट इज दिस मींस, व्हाट इज क्रेडिटर, व्हाट इज डेटर, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड एसेट्स एंड व्हाट देयर टाइप्स। तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो चुकी होंगी लास्ट चैप्टर के हिसाब से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इन द अकाउंटेंसी व्हाट बेसिक टर्मिनोलॉजी विल बी यूज्ड। टुडे वी आर स्टार्टिंग a new chapter that will be accounting principle। accounting principles आज स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का। तो चैप्टर 3 that will be accounting principle। what is this accounting principle? एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स ने फॉलो किया, आप एक क्लास में बैठे हो, तो ऐसा नहीं आप अपने अलग तरीके से करो, वो अपना अलग तरीके से करेगा। मैं बोला भैया असेट्स को डेबिट साइड में रखो, आपने असेट्स को क्रेडिट में रख दिया, पीछे वाला रखा ही नहीं, वो कहीं और रख दिया, वो कहीं और रख दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। या एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लूँ, जैसे सपोज दैट पिछले पहले बिफोर 50 या 60 ईयर्स तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि तब जो है इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर द लिबरलाइजेशन, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, when there are large number of buyer and large number of purchaser available, sorry, large number of buyer and large number of customer in available in the market, that's why जो बिजनेस का जो साइज है, जो ट्रांजेक्शन्स के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, दैट आर इंक्रीजेस, ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर से, कंपेयर टू द पास्ट ईयर्स। तो पिछले दिनों से, सॉरी पिछले ईयर से या पिछले डेकाडेड से जो है कई दशकों से क्या हुआ कि वो उतने जो ट्रांजेक्शन नहीं थे, लेकिन अब जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बायर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ परचेजर बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो हमें ICAI, Indian Institute of Chartered Accountants in India, that decided to set a specific rule and regulation for the purpose of accounting procedure. How will you follow the accounting procedure? What will be debit? What will be credit? Where it will be recorded? Where it will be not recorded? What will be recorded and what will be not recorded? तो सारी चीजों के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते तो कोई आइटम रिकॉर्ड करता, कोई आइटम नहीं रिकॉर्ड करता। जैसे अगर उन्होंने एक कंसेप्ट बता दिया कि भैया अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड मत करिए, तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस का एक्सपेंस मान लेता, और कोई पर्सनल एक्सपेंस को भी कहता नहीं मेरा एक्सपेंस है, इससे बिजनेस के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सपोज दैट कि आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ और उस 1000 के प्रॉफिट में से जो ओनर था उसने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए 500 रुपए दे दिए, तो बचा कितना 500 रुपए। तो आप कोई सोचेगा कि क्या है मेरा प्रॉफिट तो 1000 था, जिसमें से मैंने 500 रुपए दिया, तो 500 रुपए तो मेरा खर्चा था, इसका मतलब बिजनेस की जो कैपेसिटी है, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 1000 रुपए। लेकिन कोई को क्या सोचेगा, ये 500 मैंने दे दिया यार, कैपेसिटी तो 500 है, मुझे और कुछ सोचना चाहिए। So there may be variation of the result which are interpreted in front of other. Actually, what accounting procedure is followed by you, what balance sheet, what profit and loss account is shown by you in front of various party. I already told you in the first chapter. User of accounting information, there may be investor, there may be creditor, there may be bankers, there may be government who have need of your accounting information जो आपने शो किया है। तो अगर आपने उसको एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत नहीं बनाया है, तो सेम कंपनी होने की वजह से, सेम तरीके का बिजनेस होने की वजह से, एसेट्स एंड लायबिलिटी होने की वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने की वजह से भी वो जो है वेरिएशन दिखाई देगा कि किसी का किसी तरफ से रहेगा, किसी का किसी तरफ से रहेगा, ठीक है। देयर मे बी सम चेंजेस, देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। दैट्स व्हाई accounting set a rules and regulation, specific guidelines for the accounting procedure. Means when you are going to follow the accounting procedure, when you are going to record the transaction in the books of account, then what accounting procedure you have to follow, what accounting information, what accounting concept, what accounting convention should be put in your mind, ठीक है। It's mean you have better understanding that what will be recorded and what will not be recorded. Today, first of all, meaning of accounting principle, meaning of accounting principle कि the principle which we are going to follow, what is this, what is the principle? So accounting principle, देखो बुक में तो बहुत कुछ लिखा है, मैंने निचोड़ में लिख दिया है कि accounting principle the rule and specific guidelines। accounting principle एक कोई रूल है, कोई नियम के तहत ही आपको काम करना, उसके बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक नियम फॉलो करेंगे तो वही नियम सबको फॉलो करना पड़ेगा, और जब सब एक जैसा नियम फॉलो करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक जैसा ही आएगा, ठीक है।
accounting principles, the rule and specific guidelines that every businessman must have to follow for the interpretation of result or for the reporting of the financial data. अपने फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करने के लिए, अपने फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, दूसरों के सामने शो करने के लिए किसको शो करेंगे? वेरियस पार्टीज, दैट मे बी इंटरनल, दैट मे बी एक्सटर्नल. तो जिसको आप शो करेंगे, so for the purpose of accounting principle, the rule and specific guidelines that every businessman, every business must have to be followed at the time of preparing financial statement or at the time of reporting financial data. तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी. इसी में एक वर्ड आता है बेटा GAAP. When there are not any other specific rules and regulation, specific guidelines, जब तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अभी देखिए आप आगे पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो 9 कंसेप्ट में और 3 कन्वेंशन में डिवाइड हो चुका है, ये आपको फॉलो करना है. बट बिफोर दैट, व्हेन देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, देयर आर नो एनी स्पेसिफिक कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, दैट टाइम all the businessmen, they are using a GAAP, generally accepted accounting principle. What is generally accepted accounting principle? Generally accepted accounting principle means there are some language, there are some word will be same at the time of interpretation of your result. Suppose that कि अगर लिखा गया है creditor, who is creditor? Comment में लिखो who is creditor. So creditor are the person to whom we are purchasing goods on credit, जिससे हम उधार में सामान परचेज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर होता है. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या था कि जो पार्टी, चाहे किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस सेक्टर कोई भी हो, इफ दे आर यूजिंग क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का मतलब वही होगा जो हर जगह होता है. ठीक है, डेटर का लिखा, डेटर का मतलब वही होगा. असेट में वही चीजें रखेंगे जो चीज असेट में डिफाइन की गई है कि द रिसोर्सेज व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट. तो बिफोर द accounting principle, when there are no any specific accounting guidelines are given, that time they are using generally accepted accounting principle. आज भी यही यूज होता है, जहां पे जो है बिजनेस की साइज काफी छोटी होती है, वहां यही यूज होता है generally accepted accounting principle. What is this? There are some standard language. Standard language means accounting terminology. आप ऐसा नहीं है कि डेटर को उठा के क्रेडिटर में निकालें, क्रेडिटर उठा के डेटर में निकालें. ठीक है, ऐसा है नहीं कि बिल्स पेबल में बिल्स पेबल, क्रेडिट सॉरी बीपी में आप जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट रख देंगे, फर्नीचर में फर्नीचर का रखना है. तो मींस बिफोर दैट सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सम सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और यू कैन से द रूल व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेबल एज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर शोइंग योर रिजल्ट. द रूल्स व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेड बिफोर दैट प्रिंसिपल, बिफोर दैट कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. इनके पहले जो यूज होता था बिजनेस में, तो तुरंत आपके यही क्वेश्चन तो है कि सर क्या इनके पहले हम कैसे करते थे? इनके पहले कैसे करते थे? इनके पहले हमारा क्या चलता था? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द रूल्स व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेबल फॉर द अकाउंटिंग फॉर्मेशन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिजल्ट. नेक्स्ट है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेसिक नीड क्या है, क्यों हम बनाते हैं? देखिए, to make accounting information meaningful in front of external and internal. If you don't follow the accounting principle, then your result may be vary to the other firm. ठीक है, it may be your profit, but due to your mistake, due to not follow the accounting principle, it may be loss. तो प्रॉफिट क्या लॉस हो कर सकता है, असेट्स ज्यादा होने पर लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया. देखो, आपने जो रिजल्ट निकाला है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी मींस आपकी एफिशिएंसी, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट नहीं हो जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है मींस असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो इन दोनों के बीच में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हो, जब आप इसको बनाएंगे तो देयर मे बी सम कांसेप्ट, सम कन्वेंशन शुड बी पुट इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ठीक है, बिकॉज़ दैट स्टेटमेंट have a need of some other party. Who is other party? Investor, bankers, government, tax authority. I already told you, management for taking any decision, owner. तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अदर पार्टी, कुछ एक्सटर्नल पार्टी, कुछ इंटरनल पार्टी को भी इसकी जरूरत है. तो व्हाट इज द नीड? For need of the principles to make accounting information meaningful in front of external and internal users. किसके सामने?
इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के सामने आपको उसको मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल का मतलब देखने से ही समझ में आ जाए कि व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, इस पर्टिकुलर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी क्या है। एंड अगर आप चाहें तो कंपेरेबल बना सकते हैं। हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कंपैरेटिव स्टडी भी होती है कि आप चाहें तो बैलेंस शीट का जो आप अमाउंट शो कर रहे हैं वो आप पिछले ईयर का और इस साल का दोनों साथ में शो करें। उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस काफी साफ दिखेगा कि 2017 में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी 4 करोड़ थी, 2018 में 40 करोड़ हो चुकी है। तो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, हम अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। दैट्स व्हाई योर स्टेटमेंट व्हिच आर शोन, व्हिच आर अपडेटेड बाय यू, व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय यू, दैट आर मीनिंगफुल। वो मीनिंगफुल का मतलब कि जैसे इन्वेस्टर देखे, जैसे ही क्रिएटर देखे, वो तुरंत समझ जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, जब टैक्स अथॉरिटी हो तो टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सम अकाउंटिंग कांसेप्ट यू हैव टू स्टडी एंड सम अकाउंटिंग कन्वेंशन यू हैव टू स्टडी। ठीक है, कांसेप्ट व्हिच आर क्रिएटेड बाय द ICAI, ठीक है, उन्होंने मिलकर के बनाया है कि एट द टाइम ऑफ फॉलोइंग, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस, एट द टाइम ऑफ मेकिंग adjustment in the profit and loss account. So some 9 accounting concept you have to study and 3 convention. Convention का मतलब मान्यता, कुछ ऐसी मान्यताएं जो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो 9 and 3 तो ये आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कि व्हाट इज द कांसेप्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन ऑफ द अकाउंट। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अकाउंटिंग कांसेप्ट आपको बताया गया कि अकाउंटिंग कांसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ना है। सो फॉर द अकाउंटिंग कांसेप्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कुछ फंडामेंटल कांसेप्ट आपको पढ़ने हैं, कुछ अदर कांसेप्ट पढ़ने हैं। कुल मिलाकर के कितने कांसेप्ट होने हैं, पढ़ने हैं आपको 9 में 3 आज आप पढ़ेंगे, गोइंग कांसेप्ट, कंसिस्टेंसी कांसेप्ट एंड एक्चुअल कांसेप्ट। तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया है जो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। पहला गोइंग कंसर्न कांसेप्ट, हिंदी इसकी होती है कंटिन्यू चलने वाला। गोइंग कंसर्न एक कंटिन्यू वे में चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, सो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट अबाउट, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। गोइंग कंसर्न कांसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट व्हेन वी आर स्टार्ट एनी बिजनेस, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। देयर इज नो इंटेंशन टू रिड्यूस इट्स साइज एंड क्लोज आवर बिजनेस। सपोज दैट कि आपने एक छोटी सी दुकान खोली, तो कंटिन्यू चलने का मतलब है ऐसा नहीं कि 2018 में खुला है तो 2019 में आप जाकर इतना छोटा कर देंगे, 2020 में जाकर इसको और छोटा कर देंगे और 2021 में जाकर इसको बंद कर देंगे। मतलब कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हम 2018 हमारे पास एक फर्म है, फिर और होगा, फिर और होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या जाना है, अपवर्ड जाना है, बढ़ते हुए जाना है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, then there is no intention to reduce its size, कि हम इसके साइज को छोटा कर देंगे और क्लोज डाउन और नहीं अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर 1 ईयर टू अनदर ईयर। तो समझ में आ गया होगा कि गोइंग कंसर्न कांसेप्ट आर दोज कांसेप्ट इन व्हिच व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। देयर इज नो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा, देयर इज नो इंटेंशन टू रिड्यूस इट्स साइज, कि हम अपने बिजनेस को छोटा कर लेंगे और क्लोज डाउन आवर बिजनेस, अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। आज हमारे पास एक छोटी सी दुकान है, कल और बड़ी होगी, परसों और बड़ी होगी। आज हम अभी रतन टाटा अंबानी तक भी जाना है आप लोग को, देखते रहिए। सेकंड, कंसिस्टेंसी कांसेप्ट। कंसिस्टेंसी कांसेप्ट का मतलब है, कंसिस्टेंसी हिंदी होती है बेटा गाढ़ा, मतलब रिजिड, नॉट चेंजेबल। According to this concept, consistency concept पढ़ेंगे। According to this concept, when we follow any rules and regulation of accounting concept, when we follow any rules and regulation of the accounting, it will be follow in 1 year to another, in another year to next year। मतलब अगर हम किसी रूल्स रेगुलेशन को बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं तो बिजनेस में कंटिन्यू होता रहेगा, दैट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इतना ही सुन लीजिए कि जब हम बेटा किसी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो SLM, मतलब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हो सकता है और WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी हो सकता है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डेप्रिसिएट योर असेट्स, there are option is available, you can follow SLM, you can follow WDV, but when you follow SLM तो बिजनेस ये आई होप कि your next year will follow the SLM,
मतलब अगर आपने आज इस साल में एसएलएम स्टेट लाइन मेथड फॉलो किया है तो अगले साल में स्टेट लाइन मेथड से ही जो आपके डिसीजन लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, कंसिस्टेंसी कांसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट व्हेन वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग इट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, इट इज नॉट चेंजेबल। नेक्स्ट बुक से नोट बना लीजिएगा बेटा। एक्चुअल कांसेप्ट, एक्चुअल कांसेप्ट मतलब काफी इजी कांसेप्ट है ये। अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, रेवेन्यू का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या आप समझेंगे सर, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। सो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान सुनिए, एक्चुअल कांसेप्ट का मतलब रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डजंट मैटर दे आर रिसीव्ड और नॉट। मतलब अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल आपका कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, लेकिन जब बात सेल की आएगी तो सेल ये नहीं पूछेगा कि नगद में बेचा है आपने या उधार में बेचा है। सेल का मतलब सेल मतलब टोटल सेल। तो फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कांसेप्ट रेवेन्यू मींस सेल, रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट डजंट मैटर दे आर रिसीव्ड और नॉट। कोई मैटर नहीं करता कि वो सेल करने के बाद पैसा मिला है या नहीं मिला है। योर रेवेन्यू विल बी कंसीडर्ड टोटल रेवेन्यू, इट मींस यू कैन से इन द रेवेन्यू कैश रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू। उधार में बिका है सामान, नगद में बिका है, इससे कोई मतलब नहीं। यू विल कंसीडर द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आप टोटल रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, एक्चुअल कांसेप्ट आर दोस कांसेप्ट इन व्हिच रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डजंट मैटर या वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो तीन कांसेप्ट आज हमने पढ़ा, फंडामेंटल कांसेप्ट। कल हम बात करेंगे अदर कांसेप्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो मेक अ प्रॉपर नोट। थैंक यू।